So, hello dear students. Today we will discuss about Faraday's law of electrolysis. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जाना था. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते थे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे. एंड इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस थी जो हमें उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मिलती थी. मतलब कुछ चेंजेस हमारे पास उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मिलते थे जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते थे. तो इस फिनोमिनन को हम कहते थे इलेक्ट्रोलाइसिस. मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के बाद उस सोल्यूशन के अंदर जो केमिकल चेंज हमें देखने को मिल रहा था उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ इस इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास दो लॉज है जिनको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इन दोनों ही लॉज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम चलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर. इलेक्ट्रोलिसिस आपको आई होप कि आपको क्लियर होगा. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके अंदर जो हमारे पास केमिकल चेंज मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. हमने देखा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जो दो इलेक्ट्रोड हमने डाले हुए होते हैं. तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमने देखा कि जो अलग अलग डिफरेंटली अपोजिटली चार्ज जो हमारे पास कैटोइंस एंड एनोइंस थे, मतलब जो हमारे पास अलग अलग चार्ज वाले आयंस हमारे पास थे वो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं. मतलब नेगेटिव वाले जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जबकि एनोइन जो है एनोइन हमारे पास कहाँ जाते थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे, जबकि कैटोइन हमारे पास नेगेटिव एनोड की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे. ये तो था इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए हमारे पास इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो लॉज दिए हुए हैं, इनको हम आज समझेंगे. फर्स्ट आते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर. तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है. उसमें बाहर से हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है और उससे हम जो है उस सोल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज को पाते हैं. जो हमारे पास दोनों ही टाइप के जो हमारे पास सेल बनते हैं तो उसमें हमने देखा था कि एक तरफ हमारे पास डिपोजिशन होती है जबकि एक तरफ हमारे पास लिबरेशन होती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो हमारे पास दिया रहता है. यहाँ पर देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसके अंदर भी हमने दो इलेक्ट्रोड को डाला हुआ है. तो सिंपल सी बात है कि एक जगह हमारे पास डिपोजिशन होगा तो एक जगह हमारे पास जो है एसोसिएशन होगा. तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कोई भी जैसे कोई हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो दो इलेक्ट्रोड है तो एक तरफ तो उसमें डिपोजिशन होना है, मतलब वहाँ से जो है वहाँ पर जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और दूसरी तरफ जो है लिबरेशन होगा, मतलब वहाँ पर वो सब्सटेंस टूट जाएगा अपने आयन में. ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ मिल रहा है हमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मिल रहा है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में के लिए ज़रूरी है कि हम बाहर से उसको इलेक्ट्रिसिटी दें. तो फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहता है कि जितनी ज़्यादा हम बाहर से जो है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उतना ही ज़्यादा हमें जो है डिसोसिएशन और एसोसिएशन देखने को मिलेगा. मतलब उतना ही वहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. ओके, सिंपल सी बात है. जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हमने डाले हुए हैं उनमें कितना डिपोजिशन होगा और कितना वहाँ पर एसोसिएशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देंगे, मतलब बाहर से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें डिपोजिशन और एसोसिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा. जबकि अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर पास आउट करवाते हैं तो हमें जो है काफ़ी कम वहाँ पर जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे. हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे तो ज़्यादा हमें केमिकल चेंज वहाँ पर देखने को मिलेगा, जबकि कम अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर देते हैं तो हमें काफ़ी कम चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसको जैसे इसके ऐसे लिख सकते हैं. देखो इसको आगे हम आप देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस.
तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, इफ W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग Q कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन। अब यहाँ पर देखो, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रोड की बात करें, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं, उस एक इलेक्ट्रोड पर हम मानते हैं कि उसमें जो है W ग्राम ऑफ सब्सटेंस उसमें डिपॉजिट होता है। मतलब वहाँ पर मान लो W ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो गया वहाँ पर, ठीक है, W ग्राम ऑफ सब्सटेंस वहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। कब डिपॉजिट हुआ, Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मतलब बाहर से हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी उसको, Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको अगर हम देते हैं तो W ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है डिपॉजिट होगा। तो सिंपली आपने मानना है W क्या है, सब्सटेंस, वो वाला सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है, और Q वो है मतलब जो हम जितना हम उसको करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q, मतलब जितना डिपॉजिट होगा, डिपोजिशन कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेगा होगा किसके, Q के। Q क्या है, करंट है, ठीक है, कूलम में है करंट, ठीक है, Q है। तो आगे इसको आप खुद कर सकते हो, W इक्वल टू जेड क्यू, जेड मतलब जेड ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हो, बाकी आप मैथमेटिकली आप इसको खुद देख सकते हो। सो यहाँ तक ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ये नीचे तक आपने कंप्लीट कर लेना है इसको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम चलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। जो फैराडे का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो क्या कहता है। अब देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉ में कुछ भी नहीं था हमारे पास। फर्स्ट लॉ में क्या है, जितना ज़्यादा हम बाहर से करंट देंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमें उस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उसके अंदर जो है उतना ही ज़्यादा जो है हमें चेंज देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा हम बाहर से करंट देंगे, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, कम देंगे तो कम चेंज देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ काफ़ी सिंपल है। सेकंड पर हम आते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट टू शो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। पहले हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर आ जाते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा नहीं आ पाया है तो आप इसको देख लीजिएगा। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है, अब यहाँ पर देखो पहले हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास दिया होता था और उसी में हम सब कुछ स्टडी कर रहे थे, मतलब कितना करंट देने पर कितना डिपोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पर हमें ये फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कहा गया है कि अगर हम अलग अलग, जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिए हो और इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है सभी को, ठीक है। इन सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है और ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं है, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। हालांकि आगे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा इसको, ठीक है। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को ऐसे सीरीज में लगा दें, ठीक है, मतलब इस तरह से इनको कनेक्ट कर दें, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इनमें अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करवाएंगे तो आप देखोगे कि जो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर हम इनमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास करवाते हैं तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ जो सेकंड लॉ है फैराडे का, वो ये कहता है कि इन तीनों के अंदर अब देखो इन तीनों के अंदर क्या है। अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है और दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, उसी तरह से इसमें भी है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दूसरा दो इलेक्ट्रोड डाले हुए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिसिटी देने पर इसमें केमिकल चेंज हुआ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक जगह डिपोजिशन हुआ है, एक जगह एसोसिएशन हुआ है, यहाँ भी एक जगह डिपोजिशन हुआ है, एक जगह एसोसिएशन हुआ है, यहाँ पर भी एक जगह डिपोजिशन हुआ है, एक जगह एसोसिएशन हुआ है। डिपोजिशन मतलब यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा टूटा है, ठीक है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर थोड़ा सा गैदर हुआ है वो सब्सटेंस, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है वो, ठीक है। तो हम इन तीनों में हम देखते हैं कि डिपोजिशन और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में देखने को मिला है, ठीक है। अब डिसोसिएशन तो सब में होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को इनमें से पास करवाएंगे, आपको पता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करंट जो है पास करवाते हैं तो आपको पता है कि केमिकल चेंज तो हमें देखने को मिलेगा, उसी को तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब करंट देने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हलचल मचती है, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आती है, उसी को तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर चेंजेस तो इन तीनों में आएगा, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं आएगी, चेंजेस तो इन तीनों में आएंगे, लेकिन वो चेंजेस जो है अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे वो चेंजेस। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब आपने सेम अमाउंट, अब यहाँ पर देखना
कंडीशन क्या लगाई है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसको दी उतनी ही इसको भी दी, उतनी ही इसको भी दी। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी हम ये पाते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होते हैं उनमें जो है चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब इसमें मान लो इसमें हमारे पास डिपोजिशन और एसोसिएशन थोड़ा कम देखने को मिला, इसमें हमारे पास डिपोजिशन और एसोसिएशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, इसमें हमारे पास डिपोजिशन और एसोसिएशन बिल्कुल ज़्यादा देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? जो हमारे पास अलग अलग टाइप के जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उनके अंदर जो है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के बाद हमें अलग अलग चेंजेस देखने को क्यों मिले? तो ये हमारे पास देखने को मिलते हैं इसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट की वजह से। जिस सब्सटेंस का हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है हमें डिपोजिशन और एसोसिएशन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात ये है कि कितना हमारे पास केमिकल चेंज जो है देखने को मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उस सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। मतलब जिस वाले सब्सटेंस का हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है ज़्यादा होगा वहाँ पर वो वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास है, जैसा इलेक्ट्रोड उसके अंदर है, तो उसके अंदर जो है हमें केमिकल चेंजेस जो है ज़्यादा तो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हो। यहाँ देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू यहाँ पर देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। सेम क्वांटिटी हमने पास की कहाँ पर? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उनमें। अब ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और दो सोल्यूशन हमने लिए है, वैसा नहीं है। ये अलग अलग, इनकी कंपोजिशन ही अलग है। मतलब एक हमने अलग सब्सटेंस का लिया है, दूसरा हमने अलग सब्सटेंस का लिया है, ये वैसे सेपरेट है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है, मतलब एक जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिए हुए हैं उनमें देखो हमने देखा कि दो उनके अंदर जो है रॉड डिप की हुई है, मतलब इलेक्ट्रोड डिप किए हुए है। तो वहाँ पर कितना एसोसिएशन और कितना डिसोसिएशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। सिंपल सी बात है, जिस सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा उस वाले सब्सटेंस में हमारे पास जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो नीचे आपको कहा गया है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिए हुए हैं, उनमें अगर हम सेम क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की पास करवाते हैं कॉन्टेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब दो सोल्यूशन देखो, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास ये दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड आर। तो इसमें देखो कितना कितना हमारे पास कॉपर और एजी जो है डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, तो इनके इक्विवेलेंट वेट के ये बराबर होगा। अब जो आगे एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ से आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। तो एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट टू शो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो सेकंड हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है उससे आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन सोल्यूशन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास AgNO3 दिया है, दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट दिया है और तीसरा हमारे पास AuCl3 दिया है। ठीक है, सेकंड हमारे पास CuSO4 दिया है। ये सभी एक्वस में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास तीन टाइप के जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास ये है एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास ये वाला सेल दिया हुआ है। तो तीन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दिए हैं यहाँ पर। अब अगर इनमें से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर जो है अलग अलग टाइप से जो है अलग अलग अमाउंट में जो है हमें इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिलेगा। मतलब इन सभी के ऊपर जहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है इन तीनों के अंदर जो है सेम नहीं होगा। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के बाद भी इनमें जो है हमें अलग अलग टाइप से जो है चेंज देखने को मिलेगा। मतलब एक अलग अलग लिमिट तक जो है चेंज देखने को मिलेगा। मतलब एक डिफरेंट जो है हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा यहाँ पर हम देखते हैं। देखो ज़रा आप इसको पढ़ सकते हो। व्हेन इनफ करंट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसके नोट्स बना सको। इसके यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका भी नीचे भी ले लो, इस ये लास्ट वाली जो लाइन दी है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, देखिए व्हेन इनफ करंट इज पास थ्रू द सेल्स टू डिपॉजिट। इसको आप खुद देख सकते हो, वैसे इसको आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सीधे नीचे बता देता हूँ। यहाँ पर देखो अब 1 मोल, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे पास कॉपर दिया है, फर्स्ट हमारे पास AgNO3 दिया है, सेकंड हमारे पास CuSO4 दिया है और थर्ड हमारे पास AuCl3 दिया है। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो डिपेंड करेगा इनकी केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर।
ठीक है, इनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको आप खुद देख सकते हो, इसको ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसको आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार मैं ऊपर से बता देता हूँ। जैसे कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है, और जो अगर कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तब जाकर ये जो है कॉपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब कॉपर के आयन को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन की सेंस में बात करें तब हम ऐसे लिखेंगे इसको। अगर हम मोल की सेंस में बात करें तो मोल की सेंस में हम कैसे कहेंगे, मोल की सेंस में हम कैसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल रहे हैं तब जाके जो है हमारे पास एक जो है एक यूनिट जो है हमारे पास कॉपर की बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कॉपर जो है, 1 मोल कॉपर जो है डिपॉजिट होगा। कब डिपॉजिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के ऊपर। अब देखो ऊपर वाली जो लाइन है ना वो इलेक्ट्रॉन के सेंस में बताई हुई है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल रहे हैं इस कॉपर 2 पॉजिटिव को, तो कितने कॉपर मिल रहे हैं, कॉपर के आयन को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कितने कॉपर बन रहे हैं, 1 कॉपर बन रहा है। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन की सेंस में बात, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के सेंस में। अगर हम मोल की सेंस में बात करें तो हम कैसे कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 मोल कहेंगे। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो हमारे पास कितना कॉपर बनेगा, 1 मोल कॉपर बनेगा। ठीक है, 1 मोल कॉपर हमारे पास बन गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखो अगर हम इसको शॉर्ट करें थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, तो अगर हम इसको आधा कर दें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल ऑफ कॉपर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा कॉपर को, सिंपल सी बात है कि हाफ मोल जो है ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर का। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 1 मोल जो है इलेक्ट्रॉन का देंगे तो हमारे पास हाफ मोल जो है कॉपर का मिलेगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड केस, तो यहाँ पर देखो हमने देखा, इसमें हमने देखा कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो हाफ मोल जो है हमें क्या मिलेगा, हाफ मोल जो है हमें कॉपर डिपॉजिट हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा देखो इसमें कहा गया है, सेकंड इसमें देखो कहा गया है 1 मोल ऑफ AU, यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ AU। अब देखो AU 3 पॉजिटिव, अगर AU 3, अब देखो AU का हमें आयन कैसे मिलता है, AU 3 पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो AU 3 पॉजिटिव AU में कब कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है कि AU 3 पॉजिटिव जो है AU में तब कन्वर्ट हो सकता है जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, AU के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ देखो जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है आगे जाके जो है AU को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, AU को जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, मतलब न्यूट्रल करके उसको AU में कन्वर्ट कर देंगे, AU 3 पॉजिटिव को AU में कन्वर्ट कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन की सेंस में बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की सेंस में बात करें। अगर हम मोल की सेंस में बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 1 मोल किसको प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल AU को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर हमें 1 मोल जो है AU अगर बनाना है तो हमें 3 मोल जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया देखो, और अगर हम 1 मोल में कन्वर्ट करें इसको, 1 मोल में अगर कन्वर्ट करें तो 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हम कितना AU प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें जो है हम 1/3 को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1/3 AU को जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 3 मोल से हमारे पास 1 प्रोड्यूस हो रहा था, तो 1 मोल से कितना होगा, 1/3 AU जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, वन मोल यहाँ पर देखिए, व्हेन इनफ करंट इज पास थ्रू द सेल टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर, it is observed that the amount of copper and gold deposited are also in the ratio of their molecular masses. Using the mole ratio of the reduction half cell reaction shows that liberation of 1 mole of Ag has required the passage of 1 mole of electron. अब यहाँ पर देखो जो Ag की अगर हम बात करें, सिल्वर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 1 मोल Ag जो है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, 1 मोल जो है Ag को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल Ag को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो हमारे पास अलग अलग टाइप से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उनके अंदर अगर हम सेम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंट अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा। जहां हम देखते हैं कि Ag के अंदर अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो उसमें Ag बन रहा है, 1 मोल Ag ही बन रहा है। दूसरा हमने AU के केस में देखा, 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ओनली 1/3 AU हमारे पास बन रहा है। ठीक है, वैसा ही हमने जो है तीनों केसेस के अंदर देखा। सो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अलग अलग टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें जो है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी
चेंजेस जो है हमें अलग अलग एक्सटेंट तक जो है देखने को मिलेंगे। सो ये था फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और मैंने आपको कहा कि अलग अलग एक्सटेंट तक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और किसमें ये सबसे ज़्यादा होगा, तो जो सब्सटेंस जिसका हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट वेट सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है हमें डिपोजिशन और एसोसिएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जिसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट सबसे कम होगा उसमें जो है सबसे कम हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। सो ये थे हमारे पास फैराडे के सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।